स्टडीज की पेडागोजी के कुछ और क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो इस एग्जाम में आ सकते हैं, या एक है कि पहले के एग्जाम्स में जो आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस, और जो थोड़े बहुत अपना कुछ कन्वर्ट होके कुछ बदल के इस एग्जाम में भी आ सकते हैं। या सबसे बेसिक क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो एक बेस बनाते हैं। हर टीचर को इसके बारे में जानना ही चाहिए कि बच्चों को हम जब पेडागोजी पढ़ा रहे हैं और जब बच्चों को हम इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ा रहे हैं तो क्या ऐसी टेक्निक्स हैं, क्या ऐसे तरीके हैं, और क्या उसको पढ़ाने के लाभ होने वाले हैं, क्या कौशल हैं जो हमें जानना ही चाहिए, एक शिक्षक को जानना ही चाहिए। उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। जो पाठ्यचर्या है, जो ईवीएस को पढ़ाने के लिए क्या क्या आवश्यक है, एक पाठ्य पुस्तक जो हम पढ़ा रहे हैं उस पाठ्य पुस्तक में जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में क्या क्या होना चाहिए, तो उसके बारे में ऑप्शंस दिए हैं। पहला, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। दूसरा, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। तीसरा, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता। और चौथा है, पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। देखिए इसमें क्या है ना कि जो पहला है, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अभ्यास प्रश्न नहीं होने चाहिए क्योंकि हमें इसे रटाना नहीं है, याद नहीं कराना, तो अभ्यास प्रश्न नहीं होने चाहिए। तो इस तरफ पहला तो बिल्कुल गलत है। दूसरा देखते हैं, अपने आसपास के को खोजने के अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही है। अपने आसपास जितना बच्चा खोजेगा, अपने आसपास से जुड़ेगा, यही तो है ईवीएस का मोटो, यही है उसका लक्ष्य कि बच्चा अपने आसपास के वातावरण से जुड़े, ठीक, विद्यालय को उसके आसपास से जोड़े। संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, तो देखिए ईवीएस में व्याख्या की तो कहीं बात ही नहीं कही गई है। चौथा, पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। व्याख्या और परिभाषा, ये दोनों चीजें जान जाइए कि ईवीएस में व्याख्या और परिभाषा, ये दोनों ही चीजें निगेटिव सेंस में आती हैं और यह नहीं होगा आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? दूसरा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति एक टीचर का नाम है, जैसे प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। ठीक, वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? तो किस पर बल देना चाहती है वो? प्रदूषण पर। ठीक है, तो प्रभावी क्रियाकलाप क्या करा सकती हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवा कर, में भी हो सकता है। दूसरा, विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, ये ज्यादा प्रभावी है, पहले वाले से ज्यादा प्रभावी है। तीसरा, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना, ये भी हो सकता है। चौथा, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण दिलवाना, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। देखिए पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही हैं, लेकिन सबसे प्रभावी पूछा गया है सर्वाधिक प्रभावी, तो सर्वाधिक प्रभावी होगा दूसरा, क्योंकि यहाँ पर बच्चा बाहरी वातावरण से खुद को जोड़ रहा है। तो जहां पर जोड़ने का काम होगा, मतलब कलम से, कॉपी से थोड़ी दूरी हो, लेकिन वह खुद से करके सीखे, देख के सीखे। श्रव्य और दृश्य दोनों यहाँ पर तरीके हैं। वह नदी को देखेगा भी और वहां पर वह टीचर्स को जो सहायता करेंगे उसे समझेगा भी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रभावी हो क्रियाकलाप होगा वह होगा दूसरा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती हैं। मूल्यांकन तकनीक मतलब कि कक्षा 5 के जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ईवीएस की पढ़ाई, उसके बाद वे मूल्यांकन करेंगी। तो मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर क्या होगा? तो पहला दिया हुआ है हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन। ठीक है, बच्चे ने जो किया उसका मूल्यांकन। दूसरा, गृह कार्य मूल्यांकन। तीसरा, परियोजना कार्य मूल्यांकन। और चौथा, मौखिक परीक्षा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, और नीचे दिया है कि नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है। तो एक चीज देखिए, जहां भी ये दूसरा होगा ना, गृह कार्य मूल्यांकन, वह तो नहीं होगा, छोड़ दीजिए उसको,
गृह कार्य मूल्यांकन भी इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि गृह कार्य में ईवीएस में सबसे ज्यादा जो दिया जाता है वह है बच्चा सीखे, यह नहीं कि लिख के लाए, तो उससे मूल्यांकन करना मुश्किल है। तो दूसरा ऑप्शन जहां भी होगा उसे छोड़ दीजिए। तो इस तरह ऑप्शन कौन सा, पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन तीनों ही नहीं होंगे। तो बचे कौन, पहला और चौथा। हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन करना और मौखिक परीक्षा, मतलब प्रश्नोत्तर की क्रियाविधि और बच्चा जो क्रियाकलाप कर रहा है खुद से, उसका मूल्यांकन नेहा बेहतर तरीके से कर सकती हैं। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो देखिए वही मैंने कहा था अभी पिछले वाले क्वेश्चन में कि जो गृह कार्य है वह लेखन से संबंधित नहीं होगा। गृह कार्य क्या होता है कि बच्चा आसपास से सीखे, देख के सीखे, वही गृह कार्य दिया जाता है। तो यहाँ पर जो होगा पहला पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, तो पुनरावृत्ति तो बिल्कुल हमें सिखाना ही नहीं है। दूसरा मास्टरी लर्निंग, तीसरा विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, और चौथा समय का सदुपयोग। तो देखिए ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को केंद्रित होना चाहिए विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। ठीक, मतलब जो भी उसे सिखाया जा रहा है, ठीक, जो भी उसे सिखाया जा रहा है उसको, और वह सीखने के लिए चुनौतियों को ग्रहण करने के लिए तत्पर हो। ठीक, उसके अंदर क्वेश्चंस आए, वह और ज्यादा पूछने की कोशिश करे, यह उत्तेजना उसके अंदर आए, चुनौती उसके अंदर आए, और वह ज्यादा वह सीखने के लिए इच्छुक हो। यही उद्देश्य होता है जब बच्चे को कोई गृह कार्य दिया जाता है। जैसे कि अगर कहा गया, कोई एक संवेदनशील मुद्दा लिया गया कि भेदभाव, छुआछूत, ठीक है, तो बच्चे को समझाया गया कि आप अपने घर पे जाके अब ये चीज देखो, क्या आपके घर पे भी छुआछूत का माहौल है, क्या ऐसा आपने कहीं देखा हुआ है? तो बच्चा इससे समझने की कोशिश करता है कि किन लोगों के साथ छुआछूत है, भेदभाव की भावना उनके साथ है या नहीं है, लड़कियों के साथ किस तरह से भेदभाव किया जाता है, लड़की देर तक बाहर नहीं खेल सकती है, उसे शाम को जल्दी घर आना होता है, वही लड़का काफी देर तक बाहर खेल सकता है। तो इस तरीके से वह खुद से इसे समझता है, ठीक, और वह खुद से अपने विचार बनाता है कि और क्या हो सकता है। तो यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, यह सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? अच्छा, जब हम बात करें विज्ञान की तो क्या होता है विज्ञान में? क्वेश्चन आंसर होता है, प्रदर्शन होता है, प्रयोग होता है। तो ये तीनों चीजें तो होनी ही चाहिए, और इसके सिवा क्या नहीं हो सकता उसको हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन पहले देखते हैं, प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, बिल्कुल ये तो होगा ही। दूसरा, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, बिल्कुल नहीं, इसकी तो आवश्यकता ही नहीं है। तीसरा, बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना, बिल्कुल ये तो होना ही चाहिए। चौथा, अपने साथ पेन और नोटपैड ले आना, बिल्कुल, बहुत चीजें होती हैं विज्ञान में, बच्चा अगर प्रैक्टिकल देख रहा है तो उसके साथ उसे कुछ नोट करना हो तो वो नोट कर सकता है। तो यहाँ पर जो अप्रासंगिक है वह है अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। प्रारंभिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में पहले ऑप्शन पे आते हैं, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, बिल्कुल नहीं। दूसरा, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही है, ये तो होना ही चाहिए। तीसरा, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, और चौथा, पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। तो जहां भी व्याख्या और परिभाषा है वो तो बिल्कुल नहीं होगा, तो यहाँ पर जो सबसे सही होगा वह होगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां क्यों सम्मिलित होती हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए बच्चों को ना कहानियों से बड़ा लगाव होता है, बहुत सारी चीजें आप कहानियों के द्वारा बच्चों को सिखा देते हो। क्यों आवश्यक है कहानियां, क्यों होता है बच्चों को इतना लगाव? तो इसके बारे में ऑप्शन देख लेते हैं। पहला, विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, साहित्यिक रुचि, नो। दूसरा, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। अच्छा। तीसरा, मूल
संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, और चौथा विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रास्ता में परिवर्तन करना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, बच्चों के साहित्यिक रुचि विकसित करना, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना, प्रदान करना, बिल्कुल ये दूसरा तो बिल्कुल ही सही होगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। मतलब जो होने वाले टीचर्स हैं जैसे आप लोग, ठीक है, अपने आप को यहाँ पे रख कर सोचो कि 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा, ठीक। अच्छा, मूल विषय यात्रा जो है ना, यह एक थीम है, जो 6 थीम है ना, उसी में से एक थीम है यात्रा, ठीक। तो कहा गया यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया, ठीक। देखिए पहला केंद्रित किया यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या। दूसरा, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या। तीसरा, विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्रित करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना। और चौथा, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया, ठीक है। तो इन्होंने जो प्रस्तुतिकरण बनाया विद्यार्थियों के लिए मूल विषय पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए, प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। मतलब उन्होंने किसी एक पर केंद्रित किया, तो वह कौन सा होगा, जब सबसे बेहतर होगा वह कौन सा होगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहला, यात्रा के विभिन्न साधनों या विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या करना। तो यह कोई बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है या बहुत ज़्यादा प्रभावशील नहीं होता है कि चार्ट का उपयोग करना और उसकी व्याख्या करना। पहली बात तो व्याख्या है, तो व्याख्या ही एक निगेटिव सेंस आता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु जो है उसके उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या करना। विधियों की व्याख्या करना, तो जहां ही शब्द आ जाए व्याख्या तो भी एक निगेटिव हो जाता है, तो इसको भी छोड़ देंगे। विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र, यात्रा के जो विभिन्न साधन है उनके चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना। हो सकता है ये सही हो। चौथा देख लेते हैं, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए करना। तो फिर जब बात आ जाए वर्णन की, व्याख्या की, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तीसरा ऑप्शन जो है ना एकदम बिल्कुल ही सही है। तो ठीक है, आ जाते हैं हम अगले चैप्टर पे, अगले क्वेश्चन पे। कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा करिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा गया है। देखिए कहा जा रहा है, कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में किसी पाठ में सोचिए और चर्चा करिए। देखिए जो भी जितने पाठ दिए गए हैं ना उन सब में दिया गया है सोचिए और चर्चा करिए। तो किस दिया गया है, यदि आपके गांव या शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल या डीजल न हो तो क्या होगा। जहाँ पर यात्रा चैप्टर जो एक थीम है ना, यात्रा थीम में ही डीजल पेट्रोल की ही बात की गई है। जो भी ऐसे पदार्थ हैं, डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है लेकिन वे सिर्फ एक ही बार यूज हो सकते हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में बात की गई है। और इनके बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाने की बात की गई है कि बच्चा किस तरह से संवेदनशील हो इनके प्रयोग को लेकर। जैसे हम देखते हैं, हम कई बार रेड लाइट जहाँ सिग्नल्स होते हैं वहाँ गाड़ियाँ हम बंद नहीं करते हैं, ठीक है, तो इंजन चालू रहता है और उस समय डीजल से चल रही हो गाड़ी या पेट्रोल से जो भी हो, तो उस समय वो खर्च हो रही होती है। तो एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो बच्चे का इस पर ध्यान केंद्रित हो, बच्चा इसके बारे में संवेदनशील हो, इसको बताने की कोशिश की गई है इन चैप्टर्स में। तो यही है कि सोचिए और चर्चा कीजिए। इसके बारे में टीचर ने बताया कि यदि आपके गाँव या शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल या डीजल न हो तो क्या होगा। तो इसका बताने का उनका उद्देश्य क्या है, ठीक है।
छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना। बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर है ना, ईवीएस की हम बात ही करें तो ईवीएस संवेदनशील बनाने पर ही फोकस करता है, तो ये बिल्कुल सही हो सकता है। दूसरा भी देख लेते हैं, छात्रों का पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन करना। तीसरा, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। चौथा, पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। देखिए ऑप्शन सभी सही हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य उद्देश्य की बात करें, देखिए उद्देश्य की बात करें तो ये चौथा भी सही है, पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। लेकिन सबसे मुख्य उद्देश्य की बात करें तो तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना ही है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? प्रश्नोत्तर शुरुआत ही होती है, जैसे ही आप पढ़ाना शुरू करेंगे सबसे शुरुआत में ही आप प्रश्नोत्तर से कर सकते हैं। बच्चे का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसके लिए भी किया जा सकता है। उसके बाद बच्चे ने कितना सीखा है यह जानने के लिए भी किया जा सकता है। आपने बच्चे को जो होमवर्क दिया समझने के लिए आप अगले दिन भी पूछ सकते हैं। पाठ की शुरुआत करने से लेकर बच्चे को बीच में पाठ से जोड़े रखने के लिए और अंत में पाठ से बच्चे ने कितना सीखा ये जानने के लिए, मूल्यांकन के लिए, तीनों के लिए ही उपयोग होता है प्रश्नोत्तर का। लेकिन सब यहाँ पूछ रहा है कि सबसे बड़ी बात ये है ना, जानते हैं कि ये पूछते हैं सबसे अच्छा, और यही आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि आपको लगता है सब कुछ तो सही है, तो वाकई सब कुछ सही होता है, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा अंतर है कि जो सबसे अच्छा है वो क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, दूसरा शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, तीसरा प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, और चौथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो देखिए इन चारों के लिए ही कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का यूज किया जाता है। लेकिन पूछा है सबसे अच्छा उपयोग कहाँ किया जा सकता है, तो सबसे अच्छा उपयोग सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। सबसे अच्छा उपयोग जब पूछे तो शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। बाकी तीनों ऑप्शन भी एक जैसे ही हैं, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप अगर इसको सही से समझ लेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि आप प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए ईवीएस ना जो बुक है वो क्लास 3, 4 एंड 5 में है। क्लास 1 और 2 में वो भाषा और गणित के माध्यम से ही ईवीएस है, अलग कोई उसकी बुक नहीं रखी गई है। आगे इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी है। तो इसमें देखिए प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ाया जा रहा है ईवीएस? तो विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। गहन समझ, तो जहाँ गहन हो जाए ना वो तो समझ लीजिए वो छोड़ ही देना है, क्योंकि इतनी गहराई से तो बच्चा भी नहीं सोचता। अगला ऑप्शन, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। अच्छा, तो देखिए अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना में भी मान लेते हैं। अगला देखते हैं, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन संबंधित करने में सहायता करना। ये तो बिल्कुल ही सही है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, इसको सही करना। चौथा, स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। कौशल अर्जित करना, सीखने तक तो सही था, लेकिन जब बात कौशल अर्जित करने की आ जाए तो ये थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है ना वो ऑप्शन नंबर 3 है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? तो देखिए पहले तो क्वेश्चन ही निगेटिव है, यहाँ पर नहीं वर्ड किया गया है, क्या नहीं है, ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए, मतलब ऐसा क्या है जिसे बच्चा संवेदनशील नहीं बनेगा?
तो पहला, वृक्षों पर नारा लेखन, जो स्लोगन राइटिंग है वो प्रतियोगिता आयोजित करना, मतलब किसी वृक्ष पर वृक्षों का, जैसे वृक्षों के संरक्षण जो है ना, इस टॉपिक पर नारा लेखन या स्लोगन राइटिंग करवा दिया जाए, एक ऐसी प्रतियोगिता करवा दी जाए। तो ये तो हो ही सकता है, तो ये तो निगेटिव नहीं पॉजिटिव लग रहा है ना, ये तो पॉजिटिव वर्ड है। अगर हम प्रतियोगिता की बात करें तो प्रतियोगिता एक पॉजिटिव हो जा रहा है। दूसरा, प्रत्येक छात्र, और क्वेश्चन हमारा क्या है, निगेटिव है, ये ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन निगेटिव है तो ऑप्शन भी निगेटिव होना चाहिए ना। दूसरा, प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देख रेख करने के लिए प्रोत्साहित करना, अगर यहाँ प्रोत्साहन की बात है तो भी ये पॉजिटिव है। तीसरा, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। चौथा, वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना, तो यहाँ भी बात आ गई प्रतियोगिता की, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। अब एक ही बचता है, ये है निगेटिव वर्ड, मतलब ऐसे है कि देखिए हमें वृक्षों का संरक्षण करना है, ठीक, तो वृक्षों का संरक्षण करने के लिए अगर हम लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाते हैं तो यह कहीं से भी प्रासंगिक नहीं है। तो अगर यह प्रासंगिक नहीं है तो ये भी निगेटिव हो गया और क्वेश्चन भी हमारा निगेटिव था, तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। देखिए, जब लकड़ी का लट्ठा बच्चा देखेगा ना ढेर सारा, तो वह ये जानेगा कि इस लकड़ी के क्या क्या उपयोग हैं, और जब बच्चा लकड़ी का उपयोग जानेगा तो उसे उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि इनके नुकसान होने से, मतलब कितने पेड़ कटे, उसे यह दिखाई देगा, उसे ये समझ आएगा कि इससे कुर्सी बन सकती है, इससे बेड बन सकता है वगैरह वगैरह, अलमारी बन सकती है, दरवाजा बन सकता है वगैरह वगैरह चीजें इससे बन सकती हैं, तो वह उसका दूसरा पहलू देखेगा। जबकि हम उसे सिखाना क्या चाहते हैं कि हमें वृक्षों का संरक्षण करना चाहिए, तो यह ऑप्शन सही नहीं होगा, मतलब यह निगेटिव ऑप्शन है, इसलिए सही होगा। अगला देखिए, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। ठीक, रोल प्ले का आयोजन किया उन्होंने। तो इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है? अच्छा, रोल प्ले में क्या होता है, काफी बच्चे मिलजुल के एक्ट प्ले करते हैं ना, ठीक, तो एक सहयोग की भावना आई। तो अब हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना। दूसरा, अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना। तीसरा, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। और चौथा, जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उन्होंने एक रोल प्ले किया। अब बच्चा सीखेगा बेहतर ना, सहयोग की भावना से और बेहतर सीखेगा ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। जी हाँ, ईवीएस जो है वो क्या है, ईवीएस में विज्ञान भी है, ईवीएस में सामाजिक विषय भी है, तो यह दोनों चीजें हैं। तो और पर्यावरण अध्ययन भी है, तो पर्यावरण है, विज्ञान है, और साथ में इसमें सामाजिक विषय है जिसमें इतिहास है, भूगोल है और बाकी चीजें भी हैं। तो इन सबको अगर एक साथ रख के बच्चे को सिखाया जा रहा है तो इसका उद्देश्य क्या होगा? तो ऑप्शन पहला है, विद्यार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। पहला ऑप्शन ही सही है, तो हमें कुछ आगे देखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे। देखिए, साकल्यवादी का मतलब क्या हो जाता है, साकल्य का मतलब होता है कंप्लीट, पूरा। तो बच्चा कैसे देखता है, पूर्ण से अंश की ओर देखता है ना, सीखता कैसे, पूर्ण से अंश की ओर। बच्चा किसी चीज को पहले पूरा देखता है, तो यहीं से पता चल जाता है कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा, पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना, ये तो बिल्कुल नेगेटिव आ रहा है, ऐसा होता ही नहीं है। विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना, विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना उद्देश्य था, किताबों को कम करना, लेकिन ये मतलब नहीं था कि सबको एक साथ जोड़ना। तो जब मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो मुख्य उद्देश्य में यह नहीं है। ठीक, विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना, ये भी मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो जो मुख्य उद्देश्य है वह पहला होगा, विद्यार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। ठीक,
ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा। ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानता की बात जब की जा रही है कि सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है संबंधित मामलों पर वीडियो दिखाना, ठीक, वीडियो फिल्म दिखाना। दूसरा, संबंधित मामलों पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना। तीसरा, संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का संचालन करना। चौथा, विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे अगर हम बात करें सामाजिक असमानताओं की, तो बहुत सारी सामाजिक असमानता है, जिसमें से बच्चा जो सामाजिक असमानताएं समझ पाता है वह है छुआछूत और भेदभाव। वह बेहतर तरीके से इसको समझ पाता है क्योंकि इसने इसे आसपास में देखा होता है। तो अगर हम सभी समाज संबंधित जो मामले हैं उन पर अगर वीडियो फिल्म दिखाते हैं, ठीक है, तो उस पर दृश्य और श्रव्य दोनों ही प्रभाव उस पर पड़ेंगे, तो यह सबसे ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और देखिए यह जो क्विज प्रतियोगिता है, जो तीसरा वाला ऑप्शन है, ये तीसरा वाला भी ऑप्शन बिल्कुल उससे जुड़ा हुआ ही है। लेकिन जब बात कर रहे हैं ना सबसे अधिक प्रभावी अधिगम की बात कर रहे हैं, अधिगम जो सीख रहा है ज्यादा कैसे सीखेगा, तो ज्यादा सीखने के लिए ये पहला वाला ऑप्शन सही होगा। तीसरा ऑप्शन भी, अगर ऑप्शन नंबर जैसे होता है ना कि दो ऑप्शंस का युग्म कौन सा सही होगा, तो तीसरा और पहला दोनों सही होता, लेकिन जब अधिक प्रभावी की बात कर रहे हैं तो पहला अधिक प्रभावी होगा। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रेल लिपि की बात कर रहा है, तो ब्रेल लिपि के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए ये है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि लुई ब्रेल ने, जो फ्रांस के थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था क्योंकि वे देख नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपने पढ़ने के लिए इसका आविष्कार किया था। जो सबसे ज्यादा जो लोग नहीं देख सकते हैं ऐसे लोगों के लिए यह यूज किया जाता है। ब्रेल लिपि में क्या होता है, जो कोई काफी मोटा, जो एक काफी मोटे कागज या गत्ते होते हैं उस पर छेद बने होते हैं, ठीक है, और ये छेद के जो उभार होते हैं ये काफी रूखे होते हैं, तो इनको छूकर हम पहचान पाते हैं कि कौन से शब्द लिखे गए हैं। तो इसमें ना हर एक वर्ड के लिए मतलब 6 छेदों की संख्या होती है। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं 6 छेद है ना, 6 छेद बने हुए हैं। इन्हीं 6 छेदों में अलग अलग स्थान पर उभार लगा के उभार बना दिया जाता है और उस उभार से पता चलता है कि वहां पर कौन सा वर्ड होगा। जैसे अगर ए है, ए के लिए एक उभार होता है, ठीक है, एक जगह ज्यादा उभार होता है, उसको छू के पता चल जाता है कि ये ए है। बी के लिए लाइन में ऊपर से नीचे की तरफ 2 उभार बने होते हैं। इसी तरह अगर सी की बात करें तो सी के लिए 2 क्षैतिज उभार बने होते हैं। अगर हम डी की बात करें तो 2 क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर उभार बने होते हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें ई के लिए, तो ई के लिए यहाँ पर देख रहे हैं तिर्यक में उभार बने हुए हैं, ठीक, बाएं से दाएं की तरफ तिर्यक में 2 उभार बने हुए हैं। तो ब्रेल लिपि में क्या होता है कि यहाँ पर संकेत के जो छिद्र होते हैं, संकेतक छिद्र, उनकी संख्या होती है 6। अब देख लेते हैं इसके बारे में हम क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु या उभरे हुए बिंदु बनाकर लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है, जी नहीं, यह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, तो ये दूसरा तो गलत है। तीसरा, बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जा सकती हैं। हाँ भाई, जब जो नुकीला बनाना है, अगर हम कागज की बात कर रहे हैं तो उसमें छेद करना पड़ेगा, तो किसी नुकीले औजार से ही तो छेद करेंगे, तो ये सही है। चौथा, इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको ये दिखाया कि यहाँ पर अगर हम इसको टच करेंगे तो जो उभरा हुआ बिंदु है, एक मान लीजिए पहला उभरा हुआ बिंदु है, एक उभरा हुआ है, तो इसको हमने छुआ तो पता चल गया कि अगर सबसे लेफ्ट में है, जो सबसे ऊपर कॉर्नर में जो बिंदु अगर एक ही बिंदु है तो उसका मतलब है कि ए।
अगर लेफ्ट में ऊपर से नीचे ऊर्ध्वाधर रूप में 2 बिंदु उभरे हुए हैं तो उसका मतलब है बी। अगर क्षैतिज अवस्था में सबसे ऊपर वाली रॉ में 2 बिंदु उभरे हुए हैं तो उसका मतलब है सी। और अगर सबसे ऊपर बाएं से दाएं और फिर दाएं मतलब एक नीचे भी अगर 3 बिंदु उभरे हुए हैं तो उसका मतलब है डी। और इस तरह अगर बायां और फिर दाएं का ऊपर से नीचे दूसरा तिर्यक रूप में 2 बिंदु उभरे हुए हैं तो उसका मतलब है ई। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, पहला सही है, दूसरा तो बिल्कुल गलत है, तो जहाँ भी 2 होगा वो गलत होगा, तो ये दूसरा तीसरा चौथा तीनों गलत, पहला तीसरा और चौथा पहले वाले ऑप्शन में सही है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है केवल इसे छोड़कर, मतलब किसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखिए, मूर्त से अमूर्त बिल्कुल सही है। जो बच्चा देखता है अपने घर के आसपास, जो उसने देखा है वहां से उसको बताना शुरू करेंगे, फिर जो उसने नहीं देखा है हम उसके बारे में उसको बता देंगे, तो ये तो यूज होता है। दूसरा, सरल से कठिन, बिल्कुल ये भी यूज होता है। जो बिल्कुल उसको आता है वहां से शुरू करेंगे, फिर जो नहीं आता है वो बताएंगे। तीसरा, स्थानीय से वैश्विक, तो बिल्कुल सही है भाई, जिस जगह जिस क्षेत्र का है वहां की भाषा वहां की बोली उसको पता है, फिर वहां से हम उसे जो बातें दूसरी जगहों पे बोली जाती हैं, जो वैश्विक स्तर पे जो भाषा बोली जाती है हम उसको सिखाते हैं, तो ये भी सही है। चौथा है अमूर्त से मूर्त, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, जो हमने नहीं देखा है वहां से हम कैसे सीख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही होगा कि यह गलत है। ठीक, मतलब डी गलत है इसलिए डी सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 वहां पर सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त है। तो देखिए बात की जा रही है आकलन की। आकलन मतलब देखने के लिए, यानी जानने के लिए, ठीक है, सामने वाले ने कितना सीखा या जानने के लिए, उसे बोलते हैं आकलन। तो पर्यावरण अध्ययन में सबसे ज्यादा आकलन के लिए क्या जरूरी है, प्रश्न पूछना। दूसरा, न्याय और समानता के प्रति चिंता। तीसरा, सहयोग। चौथा, स्मरण रखना। तो सहयोग सिखाने के लिए जरूरी है, ठीक है, स्मरण रखना वो तो है ही नहीं। न्याय और समानता के प्रति चिंता, ये तो टीचर की अपनी खुद की चिंता है कि वो क्या उसको कैसे सिखाएंगे उसको, और बच्चा कितना चिंता करता है वह बच्चा बता नहीं पाएगा। लेकिन जो पहला ऑप्शन है प्रश्न पूछना, यह आकलन का सबसे सटीक तरीका होता है। कोई भी आकलन करने के लिए हम प्रश्न पूछ के जान लेते हैं किसी भी चीज के बारे में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जल अभाव, इस जल अभाव का मतलब जल अभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेंगी। आंकने की बात है, वही आंकना मतलब आकलन करना, ठीक है, तो इसकी बात की गई है। तो वे कैसे आंकेंगी, देखिए दिया, उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके। लिखित परीक्षा बहुत टफ काम है, पहले बच्चा बोर हो जाता है लिखित परीक्षा सुन के ही, ऑब्जेक्टिव बच्चों को पसंद आता है। दूसरा, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, तो बिल्कुल ही सटीक है। बाकी देख लेते हैं। जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके, हाँ हो सकता है। चौथा, बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहा कि ये भी हो सकता है। लेकिन जब पूछा जा रहा है प्रभावपूर्ण तरीका, मतलब सबसे जो बेस्ट है, जब उसकी बात की जाएगी तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखिए जो बाकी दोनों है ना, जल संरक्षण में पोस्टर बनाना या जल संरक्षण पर नारे लिखना, यह विद्यालय के काम से ही जुड़े हैं। जैसे पोस्टर बनाने के लिए क्या चाहिए, कागज और पेन। जल संरक्षण पर नारा लिखने के लिए क्या चाहिए, कागज और पेन। तो ये तो बच्चा स्कूल में जुड़ा हुआ है। लेकिन जब उन्होंने अपने दैनिक जीवन में उसका यूज किया, अपने घर पे जाके उन्होंने, जैसे कि टैप खुला हुआ है, उन्होंने टैप को बंद कर दिया, पानी थोड़ा कम गिराया उन्होंने कहीं पे, मान लीजिए जैसे कि सब हाथ धुलते समय बहुत ज़्यादा पानी टैप खुला छोड़ के न गिरा के किसी गिलास में पानी लिया फिर हाथ धुला, तो पानी कम गिरा ना, पानी की बचत की उन्होंने। तो यहाँ पर बच्चे ने उसका यूज किया, तो विद्यालय में जो उसने सीखा उसका प्रयोग उसने अपने विद्यालय से बाहर की दुनिया में भी किया। तो यहाँ पर इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे।
प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? देखिए, जो क्लास 3 और 4, 5 है ना, उसमें भारत का मानचित्र नहीं बनवाना है और ना ही राज्य का मानचित्र बनाना है। उसमें जो मानचित्रांकन है ना, उसमें ये सिखाना है। क्लास 3 में ही मानचित्रांकन है। मानचित्रांकन का मतलब होता है मानचित्र का अंकन करना, यानी मानचित्र बनाना। तो उसमें क्या है कि बच्चा किस दिशा में जाएगा, उसके घर से उसके स्कूल की किस तरफ है, तो उसमें ये सिखाना है कि बच्चा दिशाओं का ज्ञान सीख ले। ठीक है, दिशा, कौन सी दिशा किधर है वो सीख ले। साथ ही अगर किसी चीज़ का अंकन करना है, जैसे कि उसके घर के पास में हैंडपंप है, या उसके घर से आगे जाने पे पोस्ट ऑफिस है, या आगे जाने पे कोई स्कूल है, या कहीं फील्ड है कोई, तो उसको वह कैसे अंकित करेगा अपने मानचित्र में। ठीक है, यह सिखाया जाता है। तो अब हम ऑप्शन पे आ जाते हैं। गणनाएं और अनुमान करना, बिल्कुल नहीं। माप के अनुसार चित्रण करना, बिल्कुल नहीं। तीसरा, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। और चौथा, साफ सुथरा रेखांकन। तो इसमें जो सबसे बेस्ट है ना, वो सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। जैसे कि अगर बच्चे ने ये उसमें जो सिखाया ये गया है, मतलब ईवीएस में जो मानचित्रांकन है क्लास 5 तक, उसमें ये सिखाया गया कि मान लीजिए ये आपका घर है और घर से आपको उत्तर दिशा में जाना है। उत्तर दिशा में, आपके घर से उत्तर दिशा में रास्ता है, तो आपने उत्तर दिशा में आप गए। फिर उत्तर दिशा के जो दायां साइड है, ठीक है, या हम ये कहें पूरब की तरफ, तो पूरब की तरफ पे एक स्कूल है, तो आपने एक स्कूल का मानचित्र बनाया, मतलब एक स्कूल को अंकित किया, मानचित्र नहीं बनाया, स्कूल का अंकित किया। यहाँ पे आपने स्कूल को आप जैसे चाहें उसे अंकित कर सकते हैं। थोड़ी सा और आगे जाने पे कुछ दूरी पर बाएं तरफ अगर एक पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, जो वहाँ पे सबसे बड़ा पेड़ है, जो कि एक लैंडमार्क है, तो आप उसे भी अंकित करेंगे। ठीक है, फिर अगर और आगे जाने पर अगर कोई पोस्ट ऑफिस है, तो आप उसे पोस्ट ऑफिस को भी आप वहां पर अंकित करेंगे। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ पर दिशाओं का ज्ञान दिया जा रहा है। हाँ, मेरे मानचित्र तो और अच्छे हैं। चलिए, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर दिशाओं का एक ज्ञान दिया जा रहा है कि किधर क्या है। तो यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी, यह सही होगा। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है मानचित्र सिखाने के लिए? ठीक है, क्या सबसे ज्यादा उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वह घर से भारत का मानचित्र लेकर आए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लास 5 तक तो ये सब बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए करना, ये तो थोड़ा आगे है, क्लास 5 में है, लेकिन शुरुआत में देख लेते हैं क्या है। देखो, एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पर फिर से वही चीज है, यह हो सकता है, ठीक है, यह हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दिया है ना सर्वाधिक उपयुक्त। ठीक, तो यह सही तो हो सकता है, लेकिन अगर इससे भी कोई उपयुक्त होगा तो होगा। तो देख लेते हैं। शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो बिल्कुल ये इससे भी बेटर है, मतलब ये ना दूसरे वाले से बेटर है तीसरा वाला। अब देख लेते हैं, इससे भी बेटर अगर कुछ होगा तो वो होगा। अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। नहीं, ये तो थोड़ा कम अच्छा है। ठीक है, तो जो सबसे अच्छा है ना वह है ऑप्शन नंबर 3 कि मानचित्र शिक्षण जब हम सिखा रहे हैं तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे वह शिक्षार्थियों को हम हेल्प करेंगे और वे अपने संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं और वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, जब बच्चा इसे सीख जाएगा ना तो फिर वह जैसे उसको दिशाओं का जब ज्ञान हो जाएगा तो फिर जब हम भारत का मानचित्र उसके सामने रखेंगे तो वह समझ पाएगा इसमें भारत में कौन सा पूरब है, कौन सा पश्चिम है, कौन उत्तर है, कौन दक्षिण है, कौन से राज्य कहाँ पर हैं और किसी के सापेक्ष। देखिए यहाँ पर जब वो सापेक्ष समझ जाएगा ना, यहाँ पे वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति जब यहाँ पर समझ जाएगा तभी वह भारत के अन्य राज्यों की, भारत में जो भी राज्य हैं तो वह किसी राज्य के सापेक्ष उनकी स्थिति को जान पाएगा। तो सबसे जो जरूरी वो है कि वे खुद से सीखें और टीचर सहायता करें।
ठीक, तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ भी वही चीज बोली है कि सबसे महत्वपूर्ण। तो जब बात सबसे महत्वपूर्ण की हो जाती है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी बात सबसे ज्यादा, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कम की हो जाए ना, तो समझिए कि ऑप्शन तो आपके पास 2 से ज्यादा सही होंगे, 1 से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे उपयुक्त होगा, उसमें जो बेस्ट वाला होगा ना, उसे आप चूज करेंगे। सीटेट में यही सबसे ज्यादा फंसाता है कि हमें लगता है ना कई ऑप्शन सही सही दिखते हैं, तो हमें अब उसमें ये चूज करना है कि इसमें सबसे अच्छा वाला कौन सा है। जैसे हमारे पास खाने के लिए कई सारी चीजें हैं, तो हमें उसमें चूज करना है कि सबसे अच्छा वाला क्या है। ठीक है, तो आ जाइए। आकलन में सफलता प्राप्त करना पहला ऑप्शन है। दूसरा, अब आकलन में सफलता प्राप्त करना, और देख लीजिए दूसरा, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना। ठीक, तीसरा, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। चौथा, क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। मैंने कहा था ना 1 से अधिक ऑप्शन होंगे, देखिए ए वाला ऑप्शन भी सही है, ए वाला ऑप्शन भी सही है, ठीक है, और ए वाला ऑप्शन भी सही है, तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ विज्ञान दिया है, जबकि ईवीएस में क्या होता है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन तो नहीं होगा। अब चौथा देख लेते हैं, क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरा जो ऑप्शन है, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, तो यह सबसे ज्यादा सही है। सबसे ज्यादा वाला सही कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ईवीएस का क्या है कि जो हमारा पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक, हमारा समाज, हमारे आसपास के लोग, और साथ ही हमारी जो अपनी संस्कृति है, उस संस्कृति से भी बच्चों को जोड़ना, यही हमारा सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का। आ जाते हैं नेक्स्ट। देखिए, अब हमारे सारे क्वेश्चन इससे कंप्लीट हो गए, लेकिन एक बार ना हम जो इंडिया का मैप है, एक बार हम इसे फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा बस 2 मिनट लगेंगे, हम इसको एक बार देख लेते हैं। पहले हम मैप पढ़ चुके हैं। देखिए, नीचे से शुरू करते हैं। ये है केरला, ठीक है, पश्चिम की तरफ, सबसे नीचे पश्चिम की तरफ केरला। केरला के अगर हम बात करें, केरला के आसपास के कौन कौन से राज्य हैं, तो यह है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु, 2 राज्य हैं जो केरल की सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की सीमा से लगे हुए राज्य हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये जो नीचे के 5 राज्य आप देख रहे हैं ना, ये 5 राज्य तो याद कर लो, ऐसे याद करो, मतलब याद होगा कि इसमें क्या याद करना, याद आराम से समझ जाओगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो केरल से जुड़े हुए 2 राज्य हैं, बगल में है तमिलनाडु और ऊपर है कर्नाटक। ठीक, तमिलनाडु से 3 राज्य जुड़ जाते हैं, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सबसे पूर्व में है और कर्नाटक पश्चिम में है, और केरल जो है वो मतलब नीचे साइड में है। इसके बाद ऐसे आंध्र प्रदेश किन किन राज्यों से जुड़ा हुआ है, आंध्र प्रदेश किससे जुड़ा है ये नहीं पूछता है, पूछेगा भी नहीं, क्योंकि ये राज्यों की संख्या ज्यादा है और वो इतना परेशान नहीं करता, लेकिन फिर भी जान लो। आंध्र प्रदेश जुड़ा हुआ है तमिलनाडु से, कर्नाटक से, तेलंगाना से, छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से। ठीक, इन राज्यों से। ऐसे ही अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र जुड़ा हुआ है गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से और कर्नाटक और गोवा से। इतना ज्यादा पूछेगा नहीं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 2-3 याद कर लो। केरल के जो